आगे बात बढ़ते हैं और बात करते हैं जी थर्ड अपनी थ्योरी की जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ये हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। देखिए फर्स्ट में हमने बात की स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल थ्योरी की, सेकंड हमने ह्यूमैनिटेरियन थ्योरी की बात की, और थर्ड अब हम बात करने लगे हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की। और देखेंगे ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है जो मैक्स वेबर साहब ने जो है दी या जिनसे एसोसिएट की जाती है। अब देखिए ये जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, और इसे जो सिस्टमैटिकली जो डेवलप किया वो मैक्स वेबर ने किया, ठीक है। और ये इन्हीं से एसोसिएट की जाती है 19th सेंचुरी के अंदर, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। गो के इससे पहले 18th सेंचुरी के अंदर या एंड ऑफ 17th सेंचुरी के अंदर ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका था, लेकिन वो सिस्टमैटिकली नहीं था, ठीक है। सिस्टमैटिकली का मतलब ये है कि आपने हिरार्की के तहत, डिवीजन ऑफ लेबर के तहत जो है, या पावर्स और रूल एंड रेगुलेशंस के तहत जो काम करना है वो सामने नहीं आया था। वो मैक्स वेबर साहब ने ही उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, इसमें यह माना जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो इदारा है वो इदारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज है, यानी कि क्योंकि कोई भी इदारा है तो अल्टीमेटली उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। इसका मतलब यह है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज हैं, जो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज होंगी, और उसका पर्पज क्या है, अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कि उसका जो मकसद है वो है कुछ मकासद को या कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना किसी भी इदारे का, और मैक्सिमाइज अगर करनी है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, तो उसके लिए क्या करना होगा, अल्टीमेटली एक सिस्टम बनाना होगा। यानी एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना होगा जिसके अंदर जो है वो टास्क की डिवीजन होगी। टास्क की डिवीजन का मतलब ये है कि हर ब्रांच जो है वो अपना काम करेगी, कि भाई ये जो है अगर पब्लिशिंग ब्रांच है तो इसका अपना काम है, और ये जो है रिसर्च की ब्रांच है तो इसका अपना काम है। तो हर ब्रांच अपने टास्क को देखेगी और जो कि सेट रूल्स के तहत जो है या प्रोसीजर के तहत काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ काम ही करना है इनफॉर्मल वे के अंदर, बल्कि ये फॉर्मल वे में काम करेगी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के तहत, जिसमें रूल्स एंड लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। और इसी वजह से ये जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म है, इनका ये मानना है मैक्स वेबर साहब का कि जो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म है ये है सिंबल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये अल्टीमेटली अपने काम में माहिर है, प्रोफेशनल है, ठीक है, और वर्क के साथ जो है इसकी ट्रेनिंग उसी के अकॉर्डिंगली है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये सिंबल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। और अटेनिंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी, कि अगर हमने जो है वो हाईएस्ट डिग्री हासिल करनी है एफिशिएंसी की, हमने रिजल्ट्स जो है वो हासिल करने हैं, गोल्स को अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अल्टीमेटली हमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म है किसी भी काम को करने की, जिसमें हम इदारे को तकसीम करते हैं, उसके टास्क को तकसीम करते हैं, उसके जो है वो हिरार्की को तकसीम करते हैं, स्ट्रक्चर को, अथॉरिटी और पावर को डिवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली यही वो हमारे पास एक पैटर्न है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंगली। और ये सुपीरियर है ऑफ एवरी अदर फॉर्म, यानी कि कोई भी हम दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो अगर लेके आते हैं, जैसे ह्यूमनिस्टिक स्ट्रक्चर की हम बात करें या हम स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो अल्टीमेटली उससे ज्यादा जो है ये बेहतर है इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रिसिशन है, स्टेबिलिटी है, डिसिप्लिन है, रिलायबिलिटी है। तो यानी इसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज बाकी सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं और बहुत बेहतर हैं, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है बाकी सिस्टम के अंदर। फैक्टर्स एंड कंडीशंस जो है ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, अगर उनकी बात करते हैं कि जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, यानी वो फैक्टर्स या वो कंडीशंस जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी की ग्रोथ में जो है वो अपना रोल प्ले किया, वो क्या है, देखिए इसमें माना जाता है जो मॉडर्न लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, जो प्राइवेट इदारे हैं, गवर्नमेंट के भी कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं, तो ये जो कॉर्पोरेशंस हैं या लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो मॉडर्न इदारे हैं, ये मैक्स वेबर साहब का मानना है उस टाइम की जो जब थ्योरी तब की बात हो रही है, ठीक है, मॉडर्न डे का मतलब अभी भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न डे आज के इदारे हैं, ये क्या है जी, इन्होंने क्या किया जी, स्प्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने जो है ब्यूरोक्रेसी की जो है वो ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं। अल्टीमेटली इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर काम करने के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, और वो जो स्ट्रक्चर है वो हमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर ही मिल सकता है इनके अकॉर्डिंगली। और ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है रनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, कि ये जो आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो ढांचे देखते हैं, तंजीमी ढांचे, आज के तंजीमी ढांचों के लिए मैक्स वेबर के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज्यादा जरूरी है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को फॉलो करना। रोल ऑफ एक्सपेंडिंग टेक्निकल नॉलेज, जिसके अंदर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि भाई ये जो टेक्निकल नॉलेज जो है ये बढ़ रहा है, एक तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी को फैलाने में या इस मॉडल को फैलाने में, ठीक है। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसका रोल है।
ब्यूरोक्रेटिक स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, किसके लिए रिक्वायर्ड है? इन चीजों के लिए, ये जो आज हम मॉडर्न डे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेक्निकल नॉलेज जो देख रहे हैं, तो उसके लिए, क्योंकि हमें फिर ब्यूरोक्रेटिक स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो अल्टीमेटली फिर ये ग्रोथ का बाइस भी है। हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी जो है इसी के थ्रू अचीव हो सकती है। और मैक्स वेबर का ये भी मानना है कि ये जो आज हमें ब्यूरोक्रेसी दिखाई देती है मॉडर्न टाइम के अंदर, इसमें इसके फैलाने में जो कैपिटलिज्म है, जो सरमायादारी है, ठीक है, सरमायादारी का बहुत अहम रोल है। और सरमायादारी का इसलिए अहम रोल है, देखिए सरमायादारी का जो स्ट्रक्चर है वही हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी। उसकी वजह यह है कि एक पिरामिड स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा सरमायादारी के अंदर या कैपिटलिज्म के अंदर, ठीक है, कि भाई टॉप पे एक शख्स बैठा हुआ है, फिर जैसे जैसे वो आ रहा है उसके नीचे डिवीजन होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं लोग, बढ़ते 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 नीचे वर्कर लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, रैंक्स में बढ़ते जाएंगे, तो हमें एक ही जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हमें दिखाई देगा टॉप लेवल के ऊपर, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। बिल्कुल यही जो मॉडल है वो सरमायादारी का है, और यही मॉडल जो है हिरार्की का हमें दिखाई देता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो इसलिए इनका रोल बहुत ज्यादा है, और इसलिए भी रोल बहुत ज्यादा है कि सरमायादारी की वजह से जो बिजनेस क्लास है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, उन्होंने इदारे बनाए, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट्स बनाए, और वो जो कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट्स या इदारे थे या प्राइवेट जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके अंदर भी ये मॉडल जो है फिर फॉलो किया गया, इसलिए इसने बहुत रोल प्ले किया। अब अगर हम बात करते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी के की फीचर्स की, अब देखिए मैक्स वेबर की थ्योरी ऑलरेडी मैं जो ब्यूरोक्रेसी का चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से बता चुका हूं, इसलिए यहां पे उसको थोड़ा कम जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोबारा से चीजें रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहली जो इसका फीचर है वो क्या है जी? डिवीजन ऑफ लेबर है, कि इसमें जो तकसीम है लेबर की, कि भाई इदारे हैं मुख्तलिफ, तो अल्टीमेटली मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ लोग जो है वो काम करेंगे, और उनको उनका जो टास्क है वो सौंपा गया है कि भाई आपका ये टास्क है, आपका ये है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप फलां चीज के हेड हैं, आप फलां के हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, जो एक सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ लेबर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों है? उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और वो तब तक डिवीजन ऑफ लेबर में अहम है, या उस ऑफिस उसके लिए अहम है जब तक वो उस ऑफिस का होल्डर है, वो वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। और फिर जब वो वहां से चला जाता है, नया बंदा आ जाता है, तो अल्टीमेटली वो उस ऑफिस का रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे जो ऑफिस है, उस ऑफिस को टास्क दिए गए हैं, ना कि बंदे को टास्क दिए गए हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो एसी साहब का ऑफिस है उसके कुछ जो है वो, जैसे हम कहते हैं ना कुर्सी में लास्ट टाइम भी कहा था कि कुर्सी के एक्चुअली में पावर है यहां पे, कि कुर्सी के टास्क मौजूद हैं उस लॉ के अकॉर्डिंगली, कि भाई ये कुर्सी एसी साहब की है और वो 17 ग्रेड के हैं, और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट ये है, यानी उस कुर्सी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। वो बंदा वहां से चला गया, नया आ गया, उसने वहां काम स्टार्ट कर दिया, तो ये उससे एसोसिएशन है। डिवीजन ऑफ लेबर इसकी एक जो है वो फीचर है। दूसरा क्या है? हिरार्की है। हिरार्की जैसे मैं कह चुका हूं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पावर की जो डिवीजन है, सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो है ये हिरार्की है, ठीक है। लोअर ऑफिस सुपरविजन जो है वो जवाब देता है अपने से ऊपर को, वो अपने से ऊपर को, वो अपने से ऊपर को, तो ये क्या है? ये हिरार्किकल मॉडल है, एक के ऊपर एक के ऊपर, इस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। थर्ड पे क्या है जी? रिटन रूल्स हैं काम के हिसाब से, ठीक है। कोई भी काम है तो कहा जाता है जी, जैसे आप देखें ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, सम टाइम आपने देखा होगा, ऊपर से ऑर्डर का मतलब यही है कि भाई जो पावर है या अथॉरिटी है वो ऊपर से आ रही है। हिरार्की का जो स्ट्रक्चर है तो वो लॉज के तहत ही डिफाइन किया गया है, सिस्टम्स के तहत, कि आपने जो है उस सिस्टम के तहत ही काम करना है। यहां पे पर्सनल फेवरेटिज्म नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस, नेपोटिज्म और कुछ भी जो है वो हैंडर, ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ हो, सब कुछ जो है वो सामने है, और इसी रूल के तहत या लॉज के तहत काम किए जाते हैं जो भी जिस सीट के ऊपर मौजूद होता है। 4 पे क्या है? रैशनैलिटी है इसके अंदर, हकीकत पसंदी है। आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है मैक्स वेबर साहब का। हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी है, अचीव्ड गोल्स होते हैं इसके थ्रू, ठीक है। रैशनैलिटी है और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए रैशनैलिटी है, क्योंकि रैशनल मॉडल है ना, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा होगा ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा कैसे होगा ये ब्यूरोक्रेसी पॉसिबल करती है, ठीक है। ऐसा कैसे होगा वो फिर उसको डिवाइड करती है उस टास्क को, भाई ये जो है ये इस इदारे का टास्क, ये इस इदारे का, ये इसका, ये इस तरह, यानी पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो उसका मतलब ये रैशनल मॉडल है जो हकीकत पसंदी पर मबनी है, अकलियत पर मबनी है, आप ये कह सकते हैं, जो हमें समझ आता है, समझ आने वाला है। अच्छा, नंबर 5 पे क्या है? इम्पर्सनैलिटी है। जैसे मैं कह चुका हूं, इम्पर्सनैलिटी का मतलब यही है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है। वो ऑफिस तब तक आपका है जब तक आप वहां बैठे हैं, आप उस ऑफिस से पर्सनल नहीं हो सकते, कि भाई वो आपकी पर्सनल सीट नहीं है। न्यूट्रलिटी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके ऊपर तनकीद भी बहुत हुई, कि नॉन पॉलिटिकल है, कि जो पॉलिटिकल है वो जो है वो डाइकोटमी ऑफ पावर है। इसका मतलब यह है कि जो सियासत है उसका कोई ताल्लुक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से। सियासत और इंतजामिया जो है वो अलग अलग हैं, जिसके ऊपर तनकीद भी हुई। और नंबर 7 है सिलेक्शन ऑन मेरिट है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं तो CSS है या PMS का मॉडल फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर है तो IAS का मॉडल फॉलो किया जाता है जो अंग्रेजों ने दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिलेक्शन जो है वो मेरिट के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर ही। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने नेपोटिज्म के थ्रू जो है वो उनको या क्रोनिसिज्म के थ्रू आपने जो है उनको प्रमोट किया। और ये क्या है जी, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज है कि ये जो है ये हकीकत में एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत कोई भी शख्स जो है वो किसी पोजीशन पे पहुंच सकता है और वहां पे सर्व जो है वो कर सकता है, ठीक है, एक आम शख्स भी। अब हम देखते हैं इसके ऊपर तनकीद क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी जैसे कहा कि मैक्स वेबर साहब की इस थ्योरी को बहुत ज्यादा माना गया, लेकिन इसके ऊपर भी तनकीद हुई। अब इसके ऊपर तनकीद क्या है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डेमोक्रेसी वर्सेस जो है वो ब्यूरोक्रेसी, उसके ऊपर जो तनकीद का मॉडल है वो भी मैक्स वेबर साहब का था। तो इसमें तनकीद क्या की जाती है कि भाई ये जो है ये फॉर्मल वे है, बिल्कुल ही फॉर्मल वे जो हमने लास्ट में मैकेनिस्टिक व्यू देखा ये उसी से मिलता जुलता व्यू है। इसलिए यहां पे ये क्या करता है, ये जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं एफिशिएंसी के। तो ये जो है ये एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, क्योंकि ये बॉसी मॉडल है, ठीक है। तो बॉसी मॉडल के अंदर क्या है कि भाई बॉस जो है वो हेड है, तो वहां पे ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी चलती है, डेमोक्रेटिक नहीं। इसलिए ये प्रॉब्लम है यहां पे। और इसके अंदर क्या चीज फिर वही पे आ जाता है, वही फॉर्मल वे वाला कि भाई फॉर्मल वे ज्यादा है, इनफॉर्मल वे जो है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो है वो कम जोर दिया जाता है, उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, या मोटिवेशन जो है उसके ऊपर, मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि सिस्टम के ऊपर ही और लॉज के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। सोशो कल्चर इन्वायरमेंट जो है उसको निगेट किया जाता है इसके अंदर। सोशो कल्चर इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन यहां पे उसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती। डिले है इसके अंदर, डिसीजंस के अंदर, और इसी को डिले को हम कहते हैं जी रेड टेपिज्म, ठीक है। जो हम देखते हैं कि एक लॉन्ग जो है प्रोसेस है हायरार्की का, भाई एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे से दूसरे, नीचे से ऊपर फाइल जा रही है और फाइल को आगे पहुंचने तक भी इतना टाइम है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिजिडिटी है इसके अंदर, बहुत ज्यादा सख्ती है इसके अंदर, जो है वो इलास्टिसिटी नहीं, जिस वजह से जो है ये काम बहुत ज्यादा टफ है। और फिर अपना जो रिजल्ट है, डिजायर्ड रिजल्ट, वो रिजल्ट भी इस रिजिडिटी की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता, इतने ज्यादा हर्डल्स हैं। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, लैक ऑफ पब्लिक रिलेशन और क्लास कॉन्शियसनेस की वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर वो यानी कि आप अलाइन नहीं कर पाते अपनी फील्ड को अपने आम लोगों के साथ जिनके लिए आप सर्व कर रहे हैं, जिस वजह से जो है वो रिजल्ट्स जो है, डिजायर्ड रिजल्ट्स, वो हासिल नहीं हो पाते। इनफेक्टिवनेस है इसके अंदर, एलिनेशन एंड रेजिस्टेंस है। इसका मतलब यही है कि आप जो है वो असल चीज से खुद दूर हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए एलिनेशन ही एक कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा करता है कि आप खुद उसको अप्लाई नहीं कर रहे, या आपके लिए कुछ और लॉज हैं, तो आप उस क्लास से ही दूर हैं। आप जो है लेट सपोज हम ये कहते हैं कि एसी साहब को गरीबों का या डीसी साहब को क्या पता, क्योंकि जो है वो गरीब तो कुछ और है, एक्चुअली में वो खुद उसी से गए हुए हैं, लेकिन जब वो जिस क्लास का वो हिस्सा बन गए अब एसी या डीसी बन के, तो वो एलिनेशन का एक कॉन्सेप्ट ही पैदा करेगा। तो ब्यूरोक्रेसी जो है बिल्कुल अलग थलग काम कर रही है, उसको ये पता ही नहीं कि आप फील्ड के अंदर जो है वो क्या प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही है, तनकीद की जाती है। और जो पावर है वो क्या हासिल करने के लिए जो है वो स्ट्रगल की जाती है, या अथॉरिटी हासिल करने के लिए स्ट्रगल की जाती है। हम ये देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हम ज्यादा इसे जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं इस मॉडल से। मजीद देखते हैं तो हम ये कहते हैं जी कि यहां पे जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर्स हैं, इसकी फंक्शनिंग जो है उसके तहत नहीं होती, जिस वजह से क्या है जी, परमानेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो मिस यूज करते हैं अपनी पावर्स का, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जो पावर है वो कंसंट्रेट करती है सारी की सारी सेंटर की तरफ, ठीक है, या हायरार्की के ऊपर के जो मॉडल्स हैं उसकी तरफ जो है सारी पावर एसोसिएट करती है। यानी एक एसी की वो पावर नहीं है अल्टीमेटली, या जो काम करने लगेगा तो ये कहा जाएगा भाई मुझे रुकावट है, या एएसपी जो है उसकी बात करेंगे तो हमें कहेगा जी रुकावट है, क्यों? क्योंकि जो ऊपर के हैं एसपी साहब हैं या जो इससे ऊपर हैं या आईजी साहब तक जो पावर जा रही है, तो अल्टीमेटली वहां से जो ऑर्डर्स हैं वही फॉलो होंगे। तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है या क्या तनकीद है कि चेंज इज लिमिटेड यहां पे, और ये जो डिसफंक्शनल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहां पे जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है अल्टीमेटली वो एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत काम करती है, यानी कि वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो डायनेमिक है एनवायरनमेंट का उसको वो सपोर्ट करे, बल्कि वो स्टैटिक मॉडल को ज्यादा सपोर्ट करती है। भाई रोज आए, रोज का काम किया, वही प्रोसीजर, वही तरीकाकार, वही पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। इसलिए जो इनोवेशन है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यानी आप कह सकते हैं इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी मौत है ब्यूरोक्रेसी की। वो ना खुद ये काम करते हैं, अपने काम को मॉडर्न करने का कोई तरीका नहीं, वही पुराने तरीके, वही तरीकाकार। आज भी देखिए पाकिस्तान के अंदर खास करके जैसे हम कहते हैं कि भाई एसी
ब्रिटिश साहब जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, और अपनी जो है वो छतरियां भी दूसरों से पकड़वाते फिरते हैं। तो वो एक जो इनका माइंडसेट है, ठीक है, क्रिएटिविटी की तरफ। इसी तरह से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनको जो जिस तरह से जो है वो किया जाता है रेड टेपिज्म के थ्रू, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी रिफॉर्म्स की जरूरत है अल्टीमेटली। तो खैर हम यहां पे थ्योरी के अंदर रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। तो यहां पे ये डिसफंक्शनल है, किस वजह से? इनोवेशन और क्रिएटिविटी यहां पे नहीं है, वही ट्रेडिशनल पुराना घिसा पिटा मॉडल इसके अंदर फॉलो होता है। ये क्रिएटिज्म, और खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ये ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो हाई कंट्रीज है वहां पे तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी का भी यूज है, यहां पे टेक्नोलॉजी को भी रेजिस्ट किया जाता है कि भाई आपको फिर मॉनिटर किया जाएगा अल्टीमेटली। तो मॉनिटर कैसे किया जाएगा? तो फिर मॉनिटर तो वो होने नहीं देंगे, क्योंकि काम करेंगे तो मॉनिटर होंगे। ये प्रॉब्लम है, और ये इनफ्लेक्सिबल है डायनेमिक एनवायरनमेंट के लिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमें इसके कॉलोनियल जो है वो लेजेसी देखने को मिलती है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, या ब्रिटिश जो रूल था उसने जो है यहाँ पे ताज बरतानिया ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, आईएएस वाला, तो आईसीएस वाला जो इंट्रोड्यूस करवाया, तो वही जो है पाकिस्तान इंडिया के अंदर फॉलो हो रहा है। और उसी के थ्रू जो है आज दोनों मुल्क देख लें, और खास करके हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो हम देख लें कि हमारी जो इलीट है वो एक्चुअली में ब्यूरोक्रेसी हमारी इलीट है, ठीक है, कि वही आम बंदा जो यहां से उठता है एग्जाम पास करे, उसके बाद उसकी जो है वो नजरें बदल जाती हैं, फिर यही पाकिस्तान है और इसी की तबाही निकलती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे हमारे एक सोशल साइंटिस्ट हैं वॉरेन बोनीज, इनका जो है वो जिक्र किया जाता है कि भाई इन्होंने भी ये कहा हुआ है कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं अल्टीमेटली वहां पे ये मॉडल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये कामयाब नहीं है और ये वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है। अच्छा, क्यों? और ये इनसे एसोसिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है जी, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो नॉट रेलिवेंट टू डेवलपिंग सोसाइटीज, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है एक्चुअली में अगर आप पाकिस्तान को भी देखिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक ऑटोनोमस मॉडल है। इसमें इवन जो सियासतदान हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी के अंडर ही रह के आपको काम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है अल्टीमेटली जितना ज्यादा प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। इसका क्योंकि एक मॉडल है अल्टीमेटली, तो उसके के तौर पर जो टास्क ये परफॉर्म करते हैं ये ऑटोनोमस है, फील्ड्स के अंदर भी ऑटोनोमस है, इनका डायरेक्ट जो है वो कॉन्टेक्ट है आवाम के साथ। तो इस वजह से ये ज्यादा पावरफुल है, और ये मॉडल जो है ये डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो लोकल गवर्नमेंट में अगर आप एक ऑटोनोमस मॉडल ब्यूरोक्रेसी का इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो कभी भी फंक्शन नहीं कर सकता। रादर देन अगर हम बात करते हैं कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो वहां पे काम करें तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा। यानी वो जो 5Ds का मॉडल जो मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था, लास्ट टाइम उसकी बात कर चुके हैं, तो वो मॉडल जो है वहां पे अगर हम देखें तो ग्रोथ ज्यादा है, लेकिन ये जो ऑटोनोमस मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का ये फेल है उस तरह से फंक्शनिंग में। तो इसलिए ये ज्यादा आजाद है, ज्यादा इनके पास पावर है, और ये ज्यादा पावर ही जो है वो प्रॉब्लम पैदा करती है। तो ये हमारे पास क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के ऊपर। तो एट द एंड अगर हम ये कहें कि भाई जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है एक्चुअली में वो जरूरी है, क्यों जरूरी है? इसलिए कि आज जो कॉम्प्लेक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है, ये जो ढांचा बना हुआ है कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसके अंदर इसके बिना, ब्यूरोक्रेसी के बिना पॉसिबल ही नहीं कि आप गोल्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव गोल्स को अचीव कर सके। लेकिन वहीं पर जो उसके फ्लॉज हैं उनको दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो हम ये कह सकते हैं कि मॉडल जो है वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में रिफॉर्म्स के साथ जो है तब इसकी अहमियत बढ़ेगी। अदरवाइज ये जो मॉडल है ये मुल्क को ही खा रहा है, मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीजें ज्यादा समझ आती हैं, इसलिए हम इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं। अदरवाइज जो मॉडल है वो मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल है काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन के लिए। तो यहां पे इसको स्टॉप करते हैं, और अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं जी वो है हमारे पास सिस्टम थ्योरी, ठीक है। ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी है जो है सिस्टम थ्योरी नंबर 4 पे।